नमस्ते। ददरा अकादमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हम लोग हिंदी व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं और हिंदी व्याकरण में हम लोगों ने इससे पूर्व की कक्षा में विसर्ग संधि की अवधारणा पर चर्चा कर लिया है। तो आइए आज की कक्षा में हम लोग विसर्ग संधि के नियम पर चर्चा करते हैं। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि विसर्ग संधि में जो विकार होता है वह 3 रूपों में होता है। विसर्ग संधि में विकार आगम के रूप में होता है, वर्णलोप के रूप में होता है और प्रकृति भाव के रूप में होता है। तो आइए हम लोग सबसे पहले विसर्ग संधि में विकार जो आदेश के रूप में होता है उसके विषय में चर्चा कर लेते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं कि विसर्ग संधि क्या होता है। तो विसर्ग वर्ण का मेल जब स्वर अथवा व्यंजन से होता है तो विसर्ग वर्ण में विकार होने की स्थिति में विसर्ग संधि की क्रिया होती है। जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण विसर्ग होता है तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण स्वर अथवा व्यंजन हो तो संधि अथवा मेल होने की दशा में जब विसर्ग वर्ण में विकार होता है तो उस क्रिया को विसर्ग संधि की क्रिया कहते हैं। विसर्ग संधि में विकार हम लोग जानते हैं आदेश के रूप में हो सकता है, वर्णलोप के रूप में हो सकता है अथवा प्रकृति भाव के रूप में हो सकता है। तो आज की कक्षा में हम लोग विसर्ग संधि में जो विकार आदेश के रूप में होता है उसके विषय में चर्चा करेंगे। विसर्ग संधि में आदेश की क्रिया 3 प्रकार से होती है। विसर्ग संधि में जो आदेश की क्रिया होती है वह 3 रूपों में होती है। हमने पहला रूप देखा था विसर्ग का उत्त विधान अर्थात विसर्ग का ऊ हो जाना। दूसरा होता है विसर्ग का रुत्त विधान अर्थात विसर्ग का र हो जाना। और तीसरा होता है विसर्ग का सुत्त विभाव अर्थात विसर्ग का सुत्त विधान अर्थात विसर्ग का स होना। विसर्ग के स होने में तीनों प्रकार के स आते हैं जिसकी चर्चा हम लोग आने वाली कक्षाओं में करेंगे। तो आइए आज की कक्षा में हम लोग सबसे पहले विसर्ग संधि का उत्त विधान पढ़ते हैं। तो आज हमारे अध्ययन का जो बिंदु है वह है पहला है विसर्ग का उत्त विधान। पहला हमारा नियम क्या है? पहला नियम है विसर्ग का उत्त विधान। नियम क्या कह रहा है कि जब प्रथम पद के अंत में अयुक्त विसर्ग हो जब प्रथम पद के अंत में अयुक्त विसर्ग हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण जब प्रथम पद के अंत में अयुक्त विसर्ग हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण अस्वर हो अथवा वर्गीय व्यंजन का तृतीय चतुर्थ पंचम तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण हो अथवा
अथवा अथवा अंतःस्थ व्यंजन हो, अथवा अंतःस्थ व्यंजन हो, अथवा है हो तो संधि अथवा मेल होने की संधि अथवा मेल होने की दशा में संधि अथवा मेल होने की दशा में विसर्ग के स्थान पर उ आदेश हो जाता है। विसर्ग के स्थान पर उ आदेश हो जाता है, जो विसर्ग के पूर्ववर्ती ए स्वर से मेल कर ओ बन जाता है। ओ बन जाता है। विसर्ग का उत्त विधान क्या कह रहा है कि जब प्रथम पद के अंत में अयुक्त विसर्ग हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण अस्वर हो, अथवा वर्गीय व्यंजन का तृतीय वर्ण हो, चतुर्थ वर्ण हो, अथवा पंचम वर्ण हो, अथवा अंतःस्थ व्यंजन अथवा है हो तो संधि होने की दशा में विसर्ग का उ हो जाता है। यह उ पूर्ववर्ती ए स्वर से मेल करके ओ बन जाता है। द्वितीय पद के प्रथम वर्ण द्वितीय पद का प्रथम वर्ण अस्वर रहने पर द्वितीय पद का प्रथम वर्ण अस्वर रहने पर अ का लोप हो जाता है। उम्मीद है कि आप लोग नियम को समझ पा रहे हैं। नियम क्या, विसर्ग का उत्त विधान क्या कर रहा है? उत्त विधान मतलब उ हो जाना। जब प्रथम पद के अंत में अयुक्त विसर्ग हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण अस्वर हो, अथवा वर्गीय व्यंजन का तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ण हो, अथवा अंतःस्थ व्यंजन हो, अथवा है हो तो संधि अथवा मेल होने की दशा में विसर्ग के स्थान पर उ आदेश हो जाता है, जो विसर्ग के पूर्ववर्ती अ स्वर से मिलकर ओ बन जाता है। द्वितीय पद का प्रथम वर्ण अ स्वर रहने पर अ का लोप हो जाता है। इस नियम में विसर्ग के उ बनने के कारण इस नियम को
इस नियम को विसर्ग का उत्व विधान कहते हैं। उम्मीद है कि विसर्ग के उत्व विधान का आप लोग समझ पा रहे होंगे। यानी इस नियम में विसर्ग के उ बनने के कारण इस नियम को विसर्ग का उत्व विधान कहते हैं। इस नियम के अंतर्गत इस नियम में दो स्थितियां बनती हैं। पहली स्थिति क्या बनती है कि जब द्वितीय पद का प्रथम वर्ण अस्वर हो। ख में क्या स्थिति बनती है कि जब द्वितीय पद का प्रथम वर्ण वर्ग का तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण अथवा अंतःस्थ वर्ण अथवा है वर्ण हो। इस नियम में दो स्थितियां बनती हैं। पहली स्थिति क्या बनती है कि जब द्वितीय पद का प्रथम वर्ण अस्वर हो तब क्या स्थिति बनती है, और जब द्वितीय पद का प्रथम वर्ण वर्ग का तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ण अथवा अंतःस्थ वर्ण अथवा है वर्ण हो। आइए हम लोग सबसे पहली स्थिति देख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, एक बार और पढ़ के बता देते हैं। विसर्ग का उत्व विधान क्या होता है कि जब प्रथम पद के अंत में अयुक्त विसर्ग हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण अस्वर हो अथवा वर्गीय व्यंजन का तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ण हो अथवा अंतःस्थ व्यंजन हो अथवा है हो, तो संधि अथवा मेल होने की दशा में विसर्ग के स्थान पर उ आदेश हो जाता है, जो विसर्ग के पूर्ववर्ती अस्वर से मेलकर ओ बन जाता है। द्वितीय पद का प्रथम वर्ण अस्वर रहने पर अ का लोप हो जाता है। इस नियम में विसर्ग के उ बनने के कारण इस नियम को विसर्ग का उत्व विधान कहते हैं। इस नियम में दो स्थितियां बनती हैं, जब द्वितीय पद का प्रथम वर्ण अस्वर हो और जब द्वितीय पद का प्रथम वर्ण वर्ग का तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ण अथवा अंतःस्थ व्यंजन अथवा है वर्ण हो। तो आइए हम लोग सबसे पहले जब द्वितीय पद का प्रथम वर्ण अस्वर हो तो क्या स्थितियां बनती हैं तथा उसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। तो हम लोग विसर्ग संधि का जो उत्व विधान होता है उसकी हम लोग पहली स्थिति देख लेते हैं। पहली स्थिति क्या बनती है, पहली स्थिति बनती है क्या स्थिति क्या बनती है कि जब द्वितीय पद का प्रथम वर्ण अस्वर हो
जब द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या हो, अ स्वर हो, नियम क्या कहता है, नियम क्या कहता है, हालांकि नियम वही पहले वाला ही है, लेकिन हम लोग चूंकि यह एक कॉन्सेप्ट क्लास है तो हम लोग इसको समझने के लिए इसको टुकड़ों में बांट लेते हैं। नियम क्या कहता है कि जब प्रथम पद के अंत में, जब प्रथम पद के अंत में, जब प्रथम पद के अंत में अयुक्त विसर्ग हो, यानी विसर्ग किसके साथ हो, अ के साथ हो। हम लोग जानते हैं कि विसर्ग सदैव किसी न किसी स्वर के साथ ही आएगा, तो विसर्ग किसके साथ हो, अ स्वर के साथ हो। जब प्रथम पद के अंत में अयुक्त विसर्ग हो, विसर्ग हो तथा 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 द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण अ स्वर हो तो संधि अथवा मेल होने की, तो संधि अथवा मेल होने की दशा में, तो संधि अथवा मेल होने की दशा में विसर्ग के स्थान पर, विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, उ हो जाता है, उ हो जाता है, जो अपने पूर्ववर्ती अ स्वर से मेल कर गुण स्वर संधि द्वारा, यहां मत नहीं लिखेंगे, मेल कर गुण स्वर संधि द्वारा ओ बन जाता है। नियम क्या कह रहा है कि जब प्रथम पद के अंत में अयुक्त विसर्ग हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण अ स्वर हो, तो संधि अथवा मेल होने की दशा में विसर्ग का उ हो जाता है, जो पूर्ववर्ती अ स्वर से मेलकर ओ बन जाता है। द्वितीय पद का प्रथम, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, द्वितीय पद का प्रथम अ स्वर वर्ण लुप्त हो जाता है। नियम क्या कह रहा है कि जब प्रथम पद के अंत में अयुक्त विसर्ग हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण अ स्वर हो, तो संधि अथवा मेल होने की दशा में विसर्ग के स्थान पर उ हो जाता है, जो अपने पूर्ववर्ती अ स्वर से मेलकर ओ बन जाता है। द्वितीय पद का प्रथम अ स्वर वर्ण क्या होता है, वह लुप्त हो जाता है। क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है। उदाहरण इसका देख लेते हैं। इसका उदाहरण क्या है, उदाहरण है, पहला है मनः धन अनुकूल, मनः धन अनुकूल। हालांकि यह जो मूल शब्द है वह मनस होता है, मनः नहीं है, लेकिन मनस जो होता है वह
संधि करके मनः बनता है और फिर मनः और अनुकूल मिलकर के मनोनुकूल बनते हैं। अभी हम इसकी चर्चा कर देंगे। पहला क्या है, मनः है, उसके बाद अनुकूल है। नियम क्या कह रहा है तो हम लोग इसका क्या करेंगे, पहले वर्ण विच्छेद कर दें। इसको लिख सकते हैं मैं धन न धन अ धन विसर्ग, धन अधन नुकूल। नियम क्या करा कि जब प्रथम पद के अंत में अयुक्त विसर्ग हो, विसर्ग किससे युक्त है, ऐसे है, तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण अस्वर है, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या है, अस्वर है, तो संधि अथवा मेल होने की दशा में विसर्ग के स्थान पर उ हो जाता है। यानी क्या हुआ यहाँ, मैं धन न धन अधन उ धन धन अनुकूल। अधन नुकूल। तो क्या हुआ, विसर्ग के स्थान पर यहां उ हो गया। फिर क्या है कि उ अपने पूर्ववर्ती अस्वर से मेल करके अ और उ मिलेंगे, यह क्या करेंगे, गुण स्वर संधि के द्वारा क्या बना लेंगे, ओ बना लेंगे। तो यह ओ हो गया। यह शब्द क्या बना, मैं धन न धन ओ, मनो। उसके बाद क्या होता है, द्वितीय पद का प्रथम अस्वरवर्ण लुप्त हो जाता है, यानी यह स्वरवर्ण क्या हुआ, लुप्त हो गया। तो बचा क्या, नुकूल। हम इसको जोड़ देंगे, शब्द क्या बनेगा, मनो नुकूल। मन धन अनुकूल बराबर क्या बन जाता है, मनोनुकूल। उम्मीद है कि इन प्रक्रियाओं को आप लोग समझ पा रहे होंगे। उम्मीद है क्या कि इन प्रक्रिया को आप लोग समझ पा रहे होंगे। दूसरा उदाहरण है, देख लेते हैं हम। दूसरा उदाहरण है मन धन अभिराम, मन धन अभिराम। फिर इसको हम लोग क्या कर दे रहे हैं, इसी हिसाब से तोड़ दे रहे हैं। हम लोगों ने इससे पूर्व की कक्षाओं में संधि की जो पंचपदी प्रणाली, पंचपदी व्यवस्था पढ़ी थी, उसी के अनुसार क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास है शब्द युग्म, हम क्या करेंगे, इसका वर्ण विच्छेद कर देंगे। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, मैं धन न धन अधन विसर्ग धन अधन विराम। यहां क्या कह रहा है कि जब प्रथम पद के अंत में अयुक्त विसर्ग हो, यानी प्रथम पद के अंत में क्या है, अयुक्त विसर्ग है, और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या है, अ है, तो संधि होने की दशा में विसर्ग के स्थान पर उ हो जाता है। यानी यहां क्या हो जाएगा, उ हो जाएगा। यह हो गया मैं धन न धन अधन उ धन अधन विराम। फिर क्या कहता है, जो अपने पूर्ववर्ती अस्वर से मिलकर ओ बन जाता है, यानी अ और उ मिलकर के क्या बना लेते हैं, ओ बना लेते हैं। मैं धन न धन ओ धन, फिर क्या, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण लुप्त हो जाता है, यह प्रथम वर्ण क्या हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा, धन विराम। शब्द क्या बना, मनो विराम, मनो विराम। उम्मीद है कि आप लोग संधि करने की यह बात, संधि करने की यह व्यवस्था समझ पा रहे होंगे। आइए हम लोग और कुछ उदाहरणों को जल्दी जल्दी वैसे ही लिख देते हैं। तीसरा उदाहरण है मन धन अभिलाषा है, मन धन अभिलाषा है। शब्द क्या बना, मनोभिलाषा है। एक शब्द और अक्सर आता है, परधन अक्ष है। यह
मेल करके क्या बना देता है, परोक्ष बना देता है। हमने लुप्त व्यंजन संधि में बताया था कि अक्ष है, निशा है, रात्रि है, यह शब्द मेल जब करते हैं तो जैसे अक्ष है तो वह क्या बन जाता है, अक्ष बन जाता है। रात्रि है वह संधि होने की दिशा में रात्र बन जाता है, निशा निश बन जाता है। इस प्रकार से हमने कुछ शब्दों को उदाहरण देकर के समझाया था कि संधि होने की दशा में यह अपने दूसरे रूप में आ जाते हैं। और उदाहरण देख लेते हैं। सह धन अहम, सह धन अहम यह हो जाता है शो हम। कहीं कहीं पर अ के स्थान पर इस अवग्रह चिन्ह का प्रयोग हो जाता है। छठवां है प्रथम धन, प्रथम धन अध्याय, संधि होने की दशा में हो जाएगा प्रथमोध्याय। एक उदाहरण और देख लेते हैं। एक धन अहम, शब्द क्या बनाता है, एको अहम। उम्मीद है कि संधि के विसर्ग संधि के उत्त विधान में जब द्वितीय पद का प्रथम वर्ण अ स्वर हो तो क्या होता है कि विसर्ग के स्थान पर उ हो जाता है, जो अपने पूर्ववर्ती अ स्वर से मेल करके उ बन जाता है, और जो दूसरा उत्तरवर्ती अ होता है उसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। आइए अब हम लोग दूसरी स्थिति देख लेते हैं। तो हम इसको क्या करते हैं, हटा देते हैं। दूसरी स्थिति क्या बनती है, इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। विसर्ग संधि का जो उत्त विधान है, इस नियम में दो स्थितियां बनती हैं। हालांकि नियम तो एक ही है, लेकिन हम लोग समझने के लिए उसको दो तरीकों से बांट लेते हैं, क्योंकि ताकि कोई भी संशय हमारे लिए न रहे। आइए हम लोग दूसरी स्थिति देख लेते हैं। जब द्वितीय पद का, जब द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, जब द्वितीय पद का प्रथम वर्ण वर्ग का तृतीय अथवा चतुर्थ अथवा पंचम वर्ण हो, अथवा क्या हो, अंतःस्थ यानी अ र ल व हो, अथवा है हो। नियम क्या कहता है, नियम क्या कहता है कि जब प्रथम पद के, जब प्रथम पद के अंत में, जब प्रथम पद के अंत में अयुक्त विसर्ग हो, जब प्रथम पद के अंत में अयुक्त विसर्ग हो, तथा द्वितीय पद का, तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या हो, वर्गीय व्यंजन का, वर्गीय व्यंजन का तृतीय चतुर्थ या
पंचम वर्ण हो, अथवा 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 अंतःस्थ व्यंजन हो, अथवा है हो, तो तो संधि होने की दशा में, तो संधि होने की दशा में, तो संधि होने की दशा में विसर्ग का, तो संधि होने की दशा में विसर्ग का उ हो जाता है, जो जो अपने जो अपने पूर्ववर्ती जो अपने पूर्ववर्ती ऐसे मेल कर ओ बन जाता है, ओ बन जाता है। व्यंजन वर्ण में, व्यंजन वर्ण में कोई विकार, व्यंजन वर्ण में कोई विकार नहीं होता है। स्वर वर्ण रहे यानी अस्वर वर्ण रहता है तो क्या होता है कि उसका लोप हो जाता है, लेकिन जब दोनों जब द्वितीय पद का प्रथम वर्ण वर्गीय व्यंजन का तीसरा वर्ण रहे, चौथा वर्ण रहे, अथवा पांचवा वर्ण रहे, अथवा अंतःस्थ व्यंजन यानी यह रहे अथवा है रहे, तो संधि होने की दशा में विसर्ग के स्थान पर उ हो जाता है, जो अपने पूर्ववर्ती स्वर से मेल करके ओ बन जाता है। व्यंजन वर्ण में कोई विकार नहीं होता है। आइए हम लोग इसका उदाहरण देख लेते हैं। तो उदाहरण है, पहला है यशः धन गान, यशः धन गान। तो हम लोग इसका पहले वर्ण विच्छेद कर देंगे, य धन, स धन, अ धन, विसर्ग धन, गान। चूंकि व्यंजन वर्ण में कोई विकार नहीं होता है इसलिए यहाँ पर वर्ण विच्छेद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नियम क्या करा कि जब प्रथम पद के अंत में अयुक्त विसर्ग हो, प्रथम पद के अंत में अयुक्त विसर्ग है तो विसर्ग का उ हो जाता है, यानी शब्द क्या बना, अ धन, स धन, अ धन, उ धन, गान। यह धन, स यहाँ पर है स धन, अ और उ मिलकर के क्या बनते हैं, ओ बना लेते हैं, धन, गान। यह क्या बना, यह धन, सो धन, गान। शब्द क्या बन गया, यशो गान। यशः धन गान बराबर मिलकर के क्या बन गए, यशो गान। उम्मीद है कि संधि करने की यह पंचपदी व्यवस्था आप लोग समझ पा रहे होंगे। यदि आप लोग पंचपदी व्यवस्था को न समझ पा रहे हो तो आप लोग संधि की कक्षाओं को क्रमशः देखते आइए, आप लोगों को संधि एकदम आसान लगेगा। आइए दूसरा उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। दूसरा उदाहरण है रजः धन गुण। यह द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या है, वर्गीय व्यंजन का तृतीय वर्ण है। शब्द क्या बन जाएगा, रजो गुण। आप लोग इसी तरीके से संधि करने का अभ्यास करिएगा, कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फिर है मनः धन ज। शब्द क्या बनेगा, मनोज। अगला उदाहरण है सरह धन
ज शब्द क्या बनेगा? सरोज। मनः का मतलब होता है मन, ज माने जन्म लेने वाला, अर्थात जो मन में जन्म ले, अर्थात कामदेव। सरह धन ज माने सर माने तो होता है तालाब, ज माने जन्म लेने वाला, अर्थात जो तालाब में जन्म लेता है वह क्या होता है? कमल होता है। मनः धन ज बराबर क्या हुआ? मनोज। सरह धन ज बराबर क्या हो गया? सरोज। उसके बाद है और उदाहरण देख लेते हैं। मनः धन दशा बराबर क्या हो गया? मनो दशा। मनः धन दशा बराबर क्या हो गया? मनोदशा। मनः धन दशा बराबर क्या हो गया? मनोदशा। पूरह धन धा बराबर क्या हो गया? पुरोधा। पूरह धन धा बराबर क्या हो गया? पुरोधा। मनः धन नीत बराबर क्या हो गया? मनो नीत। उम्मीद है कि आप लोग नियम को समझ पा रहे होंगे और साथ ही साथ जो उदाहरण दिया जा रहा है उसको भी समझ पा रहे होंगे। आइए हम लोग और उदाहरण देख लेते हैं। मनः धन बल बराबर क्या हुआ? शब्द बनेगा मनोबल। सिरह धन मनः धन बल बराबर क्या हुआ? मनोबल। मनः धन भाव बराबर क्या हुआ? मनोभाव। मनः धन भाव बराबर क्या हो गया? मनोभाव। उम्मीद है कि आप लोग नियम को समझ पा रहे होंगे। अगला उदाहरण है नभः धन मंडल बराबर क्या हो गया? नभो मंडल। अगला उदाहरण क्या है? मनः धन योग बराबर क्या हो गया? मनो योग। मनः धन योग बराबर क्या हो गया? मनोयोग। सिरह धन रेखा बराबर क्या हो गया? सिरोरेखा। वयः धन वृद्ध बराबर क्या हो गया? वयोवृद्ध। वयः धन वृद्ध बराबर क्या हो गया? वयोवृद्ध। अगर एक उदाहरण और देख लेते हैं। मनः धन हर बराबर क्या हो गया? मनोहर। तो एक बार हम लोग पुनः नियम को देख लेते हैं। नियम क्या कह रहा है कि जब प्रथम पद के अंत में अयुक्त विसर्ग हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण या तो ए स्वर हो अथवा वर्गीय व्यंजन का तीसरा वर्ण हो अथवा चौथा वर्ण हो अथवा पंचम वर्ण हो अथवा अंतःस्थ व्यंजन में से कोई वर्ण हो अथवा है हो तो संधि होने की दशा में विसर्ग के स्थान पर उ हो जाता है। उ क्या करता है? अपने पूर्ववर्ती ए स्वर से मेल करके ओ बन जाता है। अब इस नियम में दो स्थितियां बनती हैं। यदि द्वितीय पद का प्रथम वर्ण ए स्वर रहता है तो क्या होता है कि उस ए स्वर का लोप हो जाता है, और यदि वर्गीय व्यंजन के तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण हो या अंतःस्थ व्यंजन हो या है हो तो उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए हमने दोनों स्थितियों को अलग अलग लिख लिया है। यानी विसर्ग और ए के स्थान पर क्या हो जाता है? ओ हो जाता है।
इस नियम के जो है एक अपवाद भी है, अपवाद है। इस नियम का एक अपवाद है, वह क्या है? पहला वह है स्वः प्लस ग। स्वः प्लस ग बराबर क्या होना चाहिए? नियमानुसार होना चाहिए स्वग, लेकिन यह होता क्या है? यह होता है स्वर्ग। इसका एक उदाहरण है। हालांकि कुछ पुस्तकों में या कुछ वीडियो में हमने देखा कि अंतर और पुनर जो उपसर्ग हैं उनको अंतः और पुनः के रूप में मान करके विसर्ग संधि की क्रिया की गई है, जो कि पूर्णतया भ्रामक है, गलत है। अतः आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग केवल तथ्यात्मक बातों पर या तथ्यात्मक पुस्तकों पर ही भरोसा रखें, अन्यथा आपका प्रश्न क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। उम्मीद है कि आज की कक्षा आप लोग अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। यहाँ इस कक्षा में विसर्ग का उ हो जाता है, इसीलिए इसे उत्त विधान की संधि कहते हैं, जो कि ओ बन जाता है। तो आज की कक्षा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।